ये वाला पिछले क्लास में पढ़े थे, वेक्टर का 8 प्रॉपर्टी याद है? लिख लिए थे 8 प्रॉपर्टी तुम लोग? यस सर। है ना? तो आगे बढ़े। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड वेक्टर को लिखते कैसे। जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारा, हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे बना रखा है ताकि तुमको समझा सके। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है विच इज 5i कैप, ठीक है? तो ये वेक्टर को ड्रॉ कैसे करें? अब 5i कैप का मतलब ये यूनिट हो सकता है कि मीटर में हो, ठीक है? समझ में आई? ये 5i कैप हो सकता है कि मीटर में हो, ठीक है? तो इस वेक्टर को लिखना कैसे? जैसे ये 5i कैप वेक्टर है ना, तो जैसे हमने क्वेश्चन लिया कि दिस वेक्टर इज एक्चुअली 5i कैप, ठीक है? तो एक वेक्टर है विच इज 5i कैप और मान लो इसका यूनिट मीटर में है, ठीक है? तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि 5i कैप है, ठीक है? मान लेते हैं एक वेक्टर जो हमारा है वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 5i कैप। तो इसमें तुम्हें बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, दैट इज 5 मीटर, ठीक है? और ए का डायरेक्शन क्या है, आई कैप। आई कैप किधर होता है? आई कैप होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना? सो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अब हम क्या करेंगे, देखो एक वेक्टर ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, ये हमारा ओरिजिन है ग्राफ में, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है? अब इस ग्राफ में हमें एक वेक्टर लेना है जिसका लेंथ कितना है, 5 मीटर। तो हम एक एक यूनिट को 1 मीटर मान लेते हैं। 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ठीक है? ये है 4 मीटर और ये है 5 मीटर। तो हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि 5 मीटर लंबा है और जिसका डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव आई एक्स एक्सिस। तो हम एक लाइन यहाँ से ऐसा ड्रॉ करेंगे, ठीक है? एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि यहां से चलेगा ऐसा। बात समझ में आया? एक वेक्टर यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे जो कि 5 मीटर लंबा होगा और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा और इसका ये डायरेक्शन किधर रहेगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। समझ गया? तो ये हमारा वेक्टर ए कहलाएगा। ये यूनिट इस कितना लंबा है, 5 मीटर, ठीक है? सो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर जो 5 मीटर लंबा है और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? हम इस वेक्टर को यहाँ भी दिखा सकते हैं, दिस इज एक्चुअली वेक्टर 5i कैप। हम इसको यहाँ भी दिखा सकते हैं, जैसे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो हम इस वेक्टर को यहाँ भी दिखा सकते हैं, 5 मीटर लंबा होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेक्टर है। ये भी अगर देखें तो 1 2 3 4 5 मीटर लंबा है, दिस इज ऑल्सो 5i कैप। ये 5 मीटर लंबा है, हम यहाँ दिखाएं या यहाँ दिखाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? ठीक है? तो जब भी हमें 5i कैप दिखाना होगा तो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा करके दिखा देंगे। समझ गया? सो क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आया तुम लोग को थोड़ा बहुत? हाँ सर। तो अगले स्टेप में चलते हैं अपन, ठीक है? अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे मान लो इसी तरह से मिलता जुलता एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लो कभी तुमको दिखाना हो एक वेक्टर, ठीक है, जो कि -4 जे कैप, एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि -4 जे कैप है। अब मान लेते हैं ये वेक्टर कैसा है, वेक्टर बी इज इक्वल टू -4 जे कैप, ठीक है? तो इसका बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मान लेते हैं मीटर में है तो ये हो जाएगा 4 मीटर और बी का डायरेक्शन क्या होगा, -जे कैप, ठीक है? तो इसको कैसे दिखाना है, तो ये ओरिजिन यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 4 यूनिट हम ड्रॉ करेंगे। 1 मीटर, ठीक है, ये 0 है, ये 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है और 4 मीटर है, ठीक है? अब हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि 4 मीटर लंबा है और जिसका डायरेक्शन किधर रहेगा, अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है? ये वेक्टर हमारा वेक्टर बी कहलाएगा, ठीक है? जब भी कोई ड्रॉ करेगा
वेक्टर बी -4 जे कैप को, तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव वाई एक्सिस है। तो वेक्टर बी हमारा जो ड्रॉ करेंगे इसको बोलेंगे -4 जे कैप मीटर। इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे, यहाँ से 1 यूनिट, ठीक है, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट लेना है और वेक्टर बी को ऐसे दिखा देना, दिस इज ऑल्सो वेक्टर बी। देखो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है, दोनों का डायरेक्शन भी देखो 1 2 3, 1 यूनिट और इधर जाएगा है ना, 4, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, ये भी वेक्टर बी ही हुआ। समझ में आया? इन दोनों का लेंथ बराबर है, इन दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसका डायरेक्शन भी बोले तो नीचे ही जा रहा है, तो ये वेक्टर को तुम इधर ड्रॉ कर लो, इधर ड्रॉ कर लो, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, जहां मन करेगा वहां ड्रॉ कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि लेंथ इसका 4 यूनिट ही होना चाहिए और डायरेक्शन निगेटिव जेड एक्सिस, निगेटिव वाई एक्सिस ही होना चाहिए, सही। सो ये वेक्टर हो जाएगा हमारा -4 जे कैप। समझ में आया ये स्टैंडर्ड वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंडर्ड वेक्टर ड्रॉ करने का तरीका। आई कैप है, जे कैप है, के कैप है। के कैप है तो बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे। अभी हम एक और वेक्टर लेंगे जो 3 डायमेंशनल वाला होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज, ये वेक्टर स्टैंडर्ड वेक्टर लिखना समझ गए हो, ठीक है। अब हम एक 4 के कैप लिख के बताते हैं, ठीक है। अब देखो 4 के कैप कैसे लिखेंगे, जैसे इसको हम यहाँ से हटा दें, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि एक 4 के कैप वेक्टर को कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो तुमको बोले कि एक वेक्टर रिप्रेजेंट करो, ठीक है, एक वेक्टर रिप्रेजेंट करो विच इज गिवन बाय वेक्टर सी विच इज इक्वल टू +4 के कैप। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो अब देखो इसको कैसे दिखाना, पहले हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बाहर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है, सही। और ये निगेटिव जेड एक्सिस। तो ये जो 4 के कैप होगा ये किधर जाएगा, ये 4 के कैप वेक्टर यहां से शुरू होके 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ये 4 यूनिट इधर जाएगा और हम इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर सी है, ठीक है। ये पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर सी को बोलेंगे दिस इज इक्वल टू 4 के कैप। समझ में आया? मतलब जब भी हम वेक्टर, अब इसको तुम अगर इधर ड्रॉ कर दिया, अगर किसी ने इस वेक्टर को, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इधर ड्रॉ कर दिया और बोला कि ये 4 के कैप है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? जब भी इस 4 के कैप को दिखाएंगे तो ऐसे ही दिखाना है, समझ गए। इसका लेंथ 4 मीटर होना चाहिए और डायरेक्शन पॉजिटिव के कैप के अलोंग, पॉजिटिव जेड एक्सिस। के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। समझ गए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं, ठीक है, अगले स्टेप में। अगला प्रॉपर्टी है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वेक्टर जब भी जोड़ेंगे तो इसी ट्रायंगल लॉ से जुड़ता है, ठीक है। वेक्टर को जब भी जोड़ेंगे तो वो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर से ही जुड़ता है। ट्रायंगल लॉ देखो क्या बोलता है, समझ गए, यहां तक समझ गए? यस सर। ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर देखो क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर ए है, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा, और एक दूसरा वेक्टर है, मान लो ऐसा वेक्टर बी, ठीक है। ये दो अलग अलग वेक्टर, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। समझ में आया? ठीक है। सो ये दोनों वेक्टर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो इसको जोड़, जैसे अपन जोड़ते थे 2 + 2 तो ये होता था 4, या 2 + 3 तो ये होता था 5। ये स्केलर एडिशन है, दिस इज कॉल्ड स्केलर एडिशन, ठीक है। जब भी वेक्टर को जोड़ेंगे तो वेक्टर हमेशा जुड़ता है एक लॉ से, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ। ये इसका नाम है, ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है। तो ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है
कि ये वेक्टर ए को अगर हमें ऐसा लिखना है कि वेक्टर सी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, अगर हमें ए और बी को जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे? पहले वेक्टर ए को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ठीक है, बिना इसका मैग्नीट्यूड वही होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, और बी वेक्टर को उठा के इसके हेड पे ऐसे रख देंगे, ये बी वेक्टर को यहाँ लाके ऐसे रख दिए, ये हमारा हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड, ठीक है, इसको बोलते हैं टेल, यहाँ पर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। सो बी वेक्टर का टेल और ए वेक्टर का हेड एक साथ जोड़ देंगे और इसका टेल है ना, ए का टेल से लेके बी के हेड तक एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये जो हमारा थर्ड वेक्टर होगा इसी को बोलेंगे वेक्टर सी, एंड दिस इज कॉल्ड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। इस तरह से वेक्टर को जोड़ा जाता है एंड दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ेंगे तो इसी तरीके से जोड़ेंगे, है ना, ये जोड़ने का तरीका है, इसको बोलते हैं, इस सी को कई बार बोलते हैं सी वेक्टर सी इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ में आ? सी को हम लोग बोलते हैं सी इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इस तरीके से जब वेक्टर को जोड़ते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। समझ में आ? अब देखो, जो वेक्टर ए है उसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है, वेक्टर बी का डायरेक्शन भी अलग है, बट ए प्लस बी का जो डायरेक्शन होगा वो वेक्टर सी है, ठीक है। ये सी का डायरेक्शन भी ए और बी से अलग है, और ये सी का लेंथ ए के लेंथ और बी के लेंथ से भी अलग है। समझ में आया? ठीक है। तो इस तरह से जब भी वेक्टर जब भी जुड़ेगा तो इसी तरीके से जुड़ता है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये नियम है, ये रूल है, इसके अलावा वेक्टर किसी और तरीके से नहीं जुड़ता है। बात समझ में आया? यस सर। ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अब इसको थोड़ा और समझना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जब भी दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो इसी तरीके से जोड़ेंगे। अब हम आते हैं, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर जो है अपन आगे फिर से पढ़ेंगे, फिलहाल अभी अपन 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखना चाहते हैं। ये ट्रायंगल लॉ का यूज जो होता है, पहला यूज अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देख लो, ये ट्रायंगल लॉ में किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, ठीक है। ये रूल है, ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है। देखो, जैसे मान लो कि ये हमारा वेक्टर P है, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर क्या है, Q, ठीक है। अब अगर हम लिखें कि R इज ए वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, ठीक है, R इज ए वेक्टर विच इज इक्वल टू P प्लस Q। तो अब हम R को कैसे लिखेंगे? तो देखो क्या करेंगे, पहले तो हम ये P वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर लिए, इसको उठा के ऐसे, और Q वेक्टर को उठा के इसके सर पे ऐसे रख देंगे, ये वेक्टर हो जाएगा हमारा वेक्टर Q। ये Q हो गया, ये P हो गया। अब यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हम एक डायरेक्ट वेक्टर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, और ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर कहलाएगा R विच इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। बात समझ में आया? अब यहाँ पर देखो ट्रायंगल बना क्या? ट्रायंगल बना नहीं बना, बट स्टिल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको भी हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, ठीक है। ट्रायंगल लॉ में हो सकता है कि ट्रायंगल ना भी बने, ठीक है। सो अगर ये दोनों वेक्टर P और Q सेम डायरेक्शन में है तो P के ऊपर Q को रख देंगे, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो प्रोसेस है वो तो वही किया ना जो हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, प्रोसेस सेम है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल हुआ, ठीक है, इसमें ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है। इसी तरह से मान लो
अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा क्वेश्चन हम समझाते हैं, वेक्टर ए है ऐसा, ठीक है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर बी है मान लो ऐसा। अब तुमसे बोले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, तो वेक्टर सी कैसा होगा? तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए को ऐसे रखेंगे, ये वेक्टर ए रख दिए, ठीक है, बी का टेल ए के हेड पे रखेंगे, तो बी का टेल जब हम यहाँ रखेंगे तो बी वेक्टर कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा, ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। अब ए का टेल और बी का हेड को जब हम ज्वाइन करेंगे यहां से ऐसे, तो ये जो है हमारा वेक्टर कहलाएगा वेक्टर सी, एंड दिस वेक्टर सी इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बात समझ में आया? ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर ही कहलाएगा। इसमें देखो ये समझ में आया, ये दोनों पैरेलल वेक्टर था, ये एंटी पैरेलल था, अपोजिट डायरेक्शन में था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, ए प्लस बी, इसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी, और ये सी को बोलेंगे दिस इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, वेक्टर ए। इसको भी बोलेंगे रिजल्टेंट, इसमें बोलेंगे आर, वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। समझ में आया? तो ये सारे प्रोसेस हैं, मतलब वेक्टर जब भी जुड़ता है तो इसी तरीके से जुड़ता है, और भले ट्रायंगल बने या न बने, लॉ को तो ट्रायंगल लॉ ही बोलते हैं, सही, ये जोड़ने का प्रोसेस को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? ये क्लियर हुआ? क्लियर है सर? हाँ बोलो। सर ये एबीसी वाला वापस समझा दो एक बार। देखो ये वेक्टर हाँ। ये है, इसको हम फिर से समझा देते हैं। देखो सर ये जिसमें सी रिजल्टेंट है वो वाला। ये ना, हाँ यही समझा। जैसे मान लो ये वेक्टर हमारा एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, और एक वेक्टर उल्टा है हमारे पास ऐसा बी। अब जोड़ें कैसे? अगर हम तुमसे बोले कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू सी, तो जोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, वेक्टर ए को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, वेक्टर बी का टेल को वेक्टर ए के हेड से ज्वाइन करेंगे, तो वेक्टर बी को जब यहाँ पे रखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा वेक्टर बी। देखो इसका टेल और इसका हेड को एक साथ ज्वाइन कर दिए। अब ठीक है, अब इसका टेल और इसका हेड को जब हम यहाँ से यहाँ ऐसे ज्वाइन करेंगे ये वाला, ठीक है, तो यही हमारा रिजल्टेंट होगा, और इसी को बोलेंगे वेक्टर सी इज एक्चुअली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। प्रोसेस वही है, जब भी जोड़ना है तो एक वेक्टर का हेड और दूसरे का टेल को एक साथ रखना है, ठीक है, और जो टेल बच जाएगा और जो हेड बच जाएगा उन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये वेक्टर सी होगा, ठीक है। और इसी सी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। अभी उधर समझ में आ गया? यस सर, आ गया समझ में। समझ में? जब भी जोड़ेंगे ना तो ट्रायंगल लॉ, इसी को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। नाम है, जैसे कई लोगों का नाम होता है ना सूर्य प्रकाश, तो इसका मतलब सूर्य का प्रकाश थोड़ी होगा, तो उसका नाम है, तो ये ट्रायंगल लॉ इसका नाम है, प्रोसेस का नाम है। ट्रायंगल बनना जरूरी नहीं है, ट्रायंगल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, ठीक है। यस सर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो ट्रायंगल लॉ से अपने को करना क्या है, ट्रायंगल लॉ अपन 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे एक वेक्टर हम लिए, हाउ टू ड्रॉ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j, इस वेक्टर को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इस वेक्टर में देखो कि ये जो वेक्टर है हमारा, ठीक है, ये जो वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, अरे ये जो वेक्टर हमारा यहाँ लिखा हुआ है ये देखो, ठीक है, एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है विच इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसको कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या करते हैं, पहले ये हमारा 3 डायमेंशनल एक वेक्टर, पहले 3 डायमेंशन में तुम्हें समझा दो, ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज एक्चुअली वेक्टर ए इज इक्वल टू
ठीक है, 2i कैप प्लस 3j कैप। ये वेक्टर ए एक्चुअली दो वेक्टर के सम से बना हुआ। पहला वेक्टर क्या है? पहला वेक्टर है 2i कैप और दूसरा वेक्टर क्या है? फर्स्ट इज 2i कैप एंड सेकेंड वेक्टर क्या है? 3j कैप। ठीक है, इन दोनों वेक्टर को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे हम बनाते हैं इसको। ठीक है, अब तुम लोग देखो कैसे बना रहे हैं। वेक्टर ए जो है हमारा 2i कैप, 2i कैप मतलब इस वेक्टर को कैसे बनाएंगे? ये लिखेंगे 2, ये हमारा हो गया 1 यूनिट 2 यूनिट, ये हो गया वेक्टर 2i कैप। ठीक है, और 3j कैप, 3j कैप किधर होगा? 1 2 3 यहां तक जाएगा। ये वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? ये वेक्टर कहलाएगा 3j कैप। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे कि 3 वाले वेक्टर का टेल इसके सर पे लाके ऐसे रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा 3j कैप। और यहां से यहां इसको ज्वाइन कर देंगे तो इसी को बोलेंगे वेक्टर ए। अब हम इसको फिर से समझाते हैं, मेरे ख्याल से समझ में नहीं आया हो। ठीक है, ये फिगर जो है ना ग्राफ, इससे समझ में नहीं आता, इसको हटा देते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसको फिर से एक बार समझाएं। क्या होगा कि अगर हमें ये वेक्टर ड्रॉ करना 2i कैप प्लस 3j कैप, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार हम और समझाते हैं इस वेक्टर को ड्रॉ कैसे करें। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, वेयर पी बराबर क्या? 2i कैप। पी को हम 2i कैप मान लेते हैं एंड क्यू को हम लोग मान लेते हैं क्या? 3j कैप। सही सही। यस सर। ठीक है, अब इसको अपन फिर से एक बार देखो। अब इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। पहला वेक्टर p क्या है? 2i कैप, तो ये किधर जाएगा? 2i कैप ऐसा हो जाएगा, ये होगा हमारा वेक्टर p। ठीक है, और 3j कैप किधर होगा? 3j कैप होगा पॉजिटिव y एक्सिस में, ये हो जाएगा 3j कैप वेक्टर q। ये वेक्टर p है और ये वेक्टर q है। अब हमें क्या करना है कि वेक्टर p प्लस q कैसा होगा? तो वेक्टर p तो हम ऐसे रखेंगे, दिस इज वेक्टर p, और ट्रायंगल लॉ से जब जोड़ेंगे तो p को और q को जब जोड़ते हैं तो p के सर पे q का टेल ऐसे रखते हैं, दिस इज वेक्टर q। ठीक है, तो p हमारा हो गया 2i कैप और q हो गया हमारा 3j कैप। देखो पॉजिटिव i एक्सिस की तरफ ही है ये, है ना। अब यहां से समझ में आई है? जब हम यहां से यहां एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वेक्टर हमारा कहलाएगा वेक्टर ए, एंड वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप विच इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। मतलब जब हमें सिर्फ वेक्टर ए को दिखाना होगा तो हम ऐसा वेक्टर दिखाएंगे जो समझ में आए, ये वेक्टर हमारा कहलाएगा वेक्टर ए। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, अगर कहीं 2i कैप प्लस 3j कैप लिखा हुआ है तो इसको कैसे दिखाएंगे? अब हम डायरेक्ट दिखा के बताते हैं। जैसे मान लो कि अगर कभी लिखा हुआ है कि ड्रॉ 2i कैप प्लस 3j कैप वेक्टर ए इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या करेंगे? एक x एक्सिस लेंगे, एक y एक्सिस लेंगे, एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये वेक्टर ए कहलाएगा, और यहां से ऐसे लाइन ले लेंगे। ये लेंथ कितना हो जाएगा? 3j कैप, और ये हो जाएगा 2i कैप। ये हमारा एक वेक्टर ऐसा बन जाएगा और ये वाला वेक्टर कुछ ऐसा बन जाएगा। बट वेक्टर ए को हम क्या दिखाएंगे? 2i कैप प्लस 3j। ठीक है, मतलब जब भी वेक्टर ए को दिखाना होगा तो ऐसे ही दिखाना होगा, इसी कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, सेकंड में नहीं दिखाएंगे। ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। समझ में आया? वेक्टर ए को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिखाएंगे क्योंकि 2i कैप प्लस 3j। समझ में आया? अरे सो गए रे? ठीक है, फिर से समझाएं?
हाँ सर आ बोलो। गया। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो मान लो एक वेक्टर बी है विच इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। तो इसको क्या लिख सकते हैं? अब प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे लिखेंगे तो क्या करें। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप। देखो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता यस सर। है ना। अब इसमें 2i कैप को लेट 2i कैप इज इक्वल टू वेक्टर p एंड माइनस 3j कैप इज इक्वल टू वेक्टर q, ऐसा मान सकते हैं, है ना। इसको 2i कैप को p मान लेते हैं और माइनस 3j कैप को q मान लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से x एक्सिस और y एक्सिस पे ड्रॉ करके बताते हैं। ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव y एक्सिस है। इसको कैसे ड्रॉ करें? पहला वेक्टर p किधर 2i कैप, तो ये जाएगा इधर 2i कैप, ये वेक्टर p हो गया। अब हमें क्या किधर एक वेक्टर ड्रॉ करना है q, किधर माइनस 3j कैप, मतलब नीचे की तरफ, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। तो ये वेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसा, ये हो जाएगा माइनस 3j कैप, ये कहलाएगा वेक्टर q। ये वेक्टर p क्या है? वेक्टर p है 2i कैप। अब देखो ये जो j कैप है माइनस j कैप है वो नीचे बना है। अब हम यहाँ से एक लाइन लेकर के यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे जोड़ेंगे तो ये वेक्टर b कहलाएगा। ठीक है, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे वेक्टर b विच इज इक्वल टू वेक्टर p। यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। वेक्टर p मतलब हुआ 2i कैप, वेक्टर q का मतलब हुआ माइनस 3j कैप। दिस इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आया, है ना। ये हुआ 2 डायमेंशनल वेक्टर को दिखाते कैसे। ठीक है, 2 डायमेंशनल वेक्टर को कैसे दिखाएंगे? अगर 2i कैप प्लस 3j कैप होता तो इधर होता, अगर माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप होता तो सेकेंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में दिखाते। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम लेते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसमें बता रहा है कि ड्रॉ अ वेक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बता रहा है कि एक वेक्टर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया वेक्टर b इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, और हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर b इज 4i कैप प्लस माइनस 3j कैप। ठीक है, और वेक्टर b इज इक्वल टू p प्लस वेक्टर q। p वेक्टर क्या हो जाएगा? 4i कैप, और q वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस 3j कैप। समझ में आया? अब p वेक्टर को हम अलग ड्रॉ कर लेते हैं। p वेक्टर हमारा कैसा है? 4i कैप, तो p वेक्टर इधर से 4 यूनिट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4i कैप। इसी में अगर q वेक्टर हमें ड्रॉ करना है तो q वेक्टर किधर हो जाएगा? माइनस 3j कैप, मतलब इधर नीचे। ठीक है, ये हो गया वेक्टर q विच इज इक्वल टू माइनस 3j कैप। अब हमें क्या करना है? वेक्टर p और वेक्टर q को जोड़ देना। तो वेक्टर p को यहाँ लिखे, ये वेक्टर p हो गया। अब वेक्टर q का टेल को वेक्टर p के हेड पे रख देना इसे, है ना। तो ये वेक्टर q हो हमने रख दिया। अब ये ट्रायंगल जब हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे ये वाला, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वेक्टर, ठीक है, ये बन जाएगा वेक्टर b। ठीक है, और वेक्टर b हमारा हो जाएगा वेक्टर p प्लस वेक्टर q, क्योंकि ये p प्लस q ये कहलाएगा वेक्टर b। ठीक है, अब वेक्टर b जो है इसको हम लोग लिखेंगे, p मतलब हुआ 4i कैप प्लस q मतलब हुआ माइनस 3j कैप। सो वेक्टर b इज 4i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आया क्या? वेक्टर b एक्चुअल में ये हुआ, ये जो वेक्टर b है
ये हमारा ये वाला वेक्टर है 4i कैप माइनस 3j कैप। समझ गए? अरे समझ हाँ गए? सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर जैसे ये अपना आंसर आया 4i कैप माइनस 3j कैप, तो नहीं, सर हम नहीं, इस वेक्टर को सुनो सुनो, ये वेक्टर का आंसर नहीं है। ये हमने एक वेक्टर हमें दिखाना है कि एक वेक्टर भी कैसे ड्रॉ कर, जैसे 4i कैप ड्रॉ करना था तो 4i कैप तो हम लोग बड़े आराम से ड्रॉ कर लिए कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। 3j कैप तो अलोंग नेगेटिव y एक्सिस माइनस 3j कैप। अब 2 डायमेंशनल वेक्टर कैसे दिखाएं? ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब हम वेक्टर b को दिखाएंगे जो कि 4i कैप माइनस 3j कैप होगा, तो इसको कैसे दिखाएंगे? तो इसको हम दिखाएंगे, इसका एक वेक्टर ऐसा बनाएंगे, दिस इज वेक्टर b, जिसका एक कंपोनेंट, एक लेंथ, ये वाला लेंथ होगा 4i कैप और ये वाला लेंथ होगा, ये वाला वेक्टर होगा माइनस 3j। तो वेक्टर b को हम ऐसा दिखाएंगे। समझ में आया? ये हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ टू रिप्रेजेंट 2 डायमेंशनल वेक्टर। समझ में आया? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि 4i कैप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि माइनस 4i कैप कैसे दिखाएंगे, हम लोग पढ़े थे कि 3j कैप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 2 डायमेंशनल वेक्टर कैसे दिखाएंगे। समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है, बात समझ में आया? ये हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये पढ़ रहे हैं। ये वेक्टर का लेंथ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये अभी फिलहाल नहीं बात कर रहे, बस अभी अपन पढ़ रहे हैं कि ये वेक्टर को अगर ऐसे कहीं दिखाओ 4i कैप माइनस 3j कैप, तो ये क्या वेक्टर है। इसी तरह से अब मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल अपन और ले लेते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, अब मान लो कि ये हमारे पास एक वेक्टर लिखना अपने को बनाना है, ठीक है। एक वेक्टर बनाना, ऐसा एक वेक्टर है, ठीक है। यू हैव टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर d विच इज इक्वल टू, ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप या माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप, ऐसा है। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ये वेक्टर कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किस कोऑर्डिनेट में होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समझ में आया क्या कर रहे हैं अपन? सो वेक्टर d को फिर से लिख सकते हैं वेक्टर p प्लस वेक्टर q, ठीक है। नाउ वेक्टर p क्या हो जाएगा, ये वेक्टर p है, p का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 2i कैप और q का मतलब क्या हो जाएगा माइनस 3j कैप, ठीक है। अब इस दोनों वेक्टर को अगर हमें दिखाना है तो पहला p किधर होगा, माइनस 2i कैप, ये वेक्टर p कहलाएगा, ठीक है। और वेक्टर q कैसा होगा, माइनस 3j कैप, ये वेक्टर q कहलाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये वेक्टर p हमारा माइनस 2i कैप है और ये वेक्टर माइनस q है। अब हमें जोड़ना है वेक्टर d इज इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों वेक्टर को उठा करके, ठीक है, इन दोनों वेक्टर, थोड़ा सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, इन दोनों वेक्टर को उठा करके, ठीक है, और ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे कैसे। तो वेक्टर p को हम इधर रखते हैं ऐसे, ये हमारा हो गया वेक्टर p, और वेक्टर q का टेल उठा के वेक्टर p के हेड पे ऐसे रख दिए, क्योंकि वेक्टर जो है पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। इस q को उठा के हम इधर भी रख सकते। तो ये वेक्टर p हो गया, ये वेक्टर q हो गया। ये दोनों को अगर एक ट्रायंगल बना के ऐसे जोड़ दे तो ये हमारा जो वेक्टर बनेगा ये वाला, ये कहलाएगा वेक्टर d, क्योंकि p के टेल पे, p के हेड पे q का टेल जुड़ा हुआ है। तो दिस p प्लस q इज वेक्टर d। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, मतलब ये और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर d जो है एक्चुअली थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, इसमें p भी निगेटिव है और q भी निगेटिव। समझ में आया क्या? तो जब भी हम मान लो एक्स एक्सिस अगर हमें वेक्टर d बनाना है
तो हम सीधा ऐसा एक वेक्टर बनाएंगे, दिस इज वेक्टर डी, समझ में आया, जिसका ये वाला लेंथ होगा यहाँ से यहाँ तक 2 नेगेटिव एक्स एक्सिस में -2i कैप, और ये हो जाएगा -3j कैप। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही कहलाएगा वेक्टर बी। समझ में आया? तो ये हुआ 2 डायमेंशनल वेक्टर लिखने का तरीका। समझ में आ गया? समझ में आया? ठीक है। अब ऐसा है कि देखो टाइम 1 मिनट बचा है, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। देखो तो अभी हम लोग जैसे लिखे कि एक वेक्टर, अब एक चीज तो तुम लोग समझ गए हो कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे हमने लिखा, मान लो एक वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 4i कैप -3j कैप, तो इसको दिखाना कैसे है? तो इसको दिखाने के लिए हम बता दिए कि भाई तुम्हें क्या करना रहेगा, एक ऐसा x और y एक्सिस ड्रॉ करना होगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4i कैप प्लस -3j कैप। तो एडिशन, ये एक्चुअली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर में कोई खास अंतर नहीं होता है। समझ में आया? ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर एक्चुअली बिल्कुल सेम चीज है। ठीक है, दोनों को जोड़, समझ गया? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअली एडिशन ही होता है, एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव वेक्टर विथ अ नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, देखो इसको क्या कर सकते थे, अब इस वेक्टर बी को जब दिखाना है तो इसमें पहला वेक्टर क्या है, 4i क्या, तो हम इधर से ऐसा 4 यूनिट लंबा एक लाइन लेंगे 4i क्या, और फिर किधर जाएंगे -3j क्या, तो सीधा यहाँ से फिर नीचे चले जाते हैं, कितना नीचे, -3j क्या, और यहाँ से यहाँ एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो यही कहा जाएगा वेक्टर बी। ये वेक्टर बी कहलाएगा विच इज इक्वल टू 4i कैप प्लस -3j कैप। समझ गया? अब इस वेक्टर बी जब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मान लो कि पिछले क्लास में हम तुम्हें बताए थे कि, है ना, पिछले क्लास में चलते हैं, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का मॉड क्या होता है, 2, याद है? हाँ सर। चलो तो चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कैप इज आई कैप, ऐसा लिखे थे, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर इज 2 एंड ए कैप इज आई कैप, ऐसा लिखे थे। अब देखो कि ये जो वेक्टर बी है इसका मॉड क्या होगा। ठीक है, इफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 4i कैप -3j कैप, अगर ऐसा है तो फाइंड मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, कैसे निकाले मॉड ऑफ वेक्टर बी, अब है ना समझ में आ कि अगर 1 डायमेंशनल वेक्टर होता था तो बड़े आराम से हम लिख देते थे कि ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 यूनिट, और डायरेक्शन क्या होगा, आई कैप। ठीक है, फाइंड वेक्टर बी। अब यहाँ पर इफ बी इज 4i कैप -3j कैप, देन फाइंड मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी मतलब यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ निकालना है। तो अब देखो क्या करना, अगर मॉड ऑफ बी निकालना है तो क्या करना होगा। ठीक है, हम इस बी वेक्टर को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा हो गया वेक्टर बी। ठीक है, अब इस बी का एक कंपोनेंट, ठीक है, किधर है, एक लेंथ है किधर, 4i कैप, ये हो जाएगा 4i कैप, मतलब ये समझ में आया, और ये हो जाएगा -3j कैप। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। है ना? ठीक है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर तुमसे बोले कि ये लंबाई कितना है, दिस इज 4 मीटर 4 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना रहेगा, 3 यूनिट, है ना, क्योंकि 4i कैप में 4 इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और ये 3j कैप में -3j कैप में 3 इसका मैग्नीट्यूड है, -j कैप डायरेक्शन है। अब देखो अगर ये लेंथ 4 मीटर है और ये लेंथ 3 मीटर है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है जिसका ये वाला लेंथ 4 है और ये वाला लेंथ 3 है और ये लेंथ क्या है
मॉड ऑफ वेक्टर बी। यहां से यहां तक का लेंथ को क्या बोलेंगे, इस लेंथ को बोलेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये अगर 90 डिग्री है, ये 4 है, ये 3 है, तो ये बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमें पता है ना, 5। बी का मॉड का स्क्वायर is 4 square plus 3 square. This is 16 plus 9 that is equal to 25. So mod भी हमारा क्या हो जाएगा 5। मतलब कि अगर तुमसे ये बोले तो मॉड ऑफ वेक्टर भी क्या हो जाएगा 5 मीटर। अगर ये मीटर में है तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी इज 5 मीटर। समझ में आया? बी का मैग्नीट्यूड ना ही 4 होगा और ना ही 3 होगा, इट इज 5। क्लियर है? हाँ सर क्लियर। ठीक है, जैसे कि हम लोग सर हाँ बोलो। सर एक और बार समझा देंगे? हाँ समझा देंगे ना, ठीक है, फिर से हम समझा देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा समझना है अपने को अच्छे से, तो और एक बार समझा देंगे। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमने लिखा एक वेक्टर ए विच इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए इज एक्चुअली p प्लस q, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो वेक्टर p का मतलब क्या हुआ 3i कैप, वेक्टर q का मतलब क्या हुआ 4j कैप। ठीक है, समझ में आया? ये p का मतलब ये हुआ और q का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब व्हाट इज Yes, sir. मॉड ऑफ p? p का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है ना, और q का Yes. मैग्नीट्यूड कितना है, q का मैग्नीट्यूड है 4। ठीक है, अब हम ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि ए वेक्टर बनेगा कैसे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स कंपोनेंट क्या है वेक्टर पी कितना बड़ा, ये वेक्टर पी हो जाएगा 3i कैप है ना। फिर दूसरा वेक्टर क्या है क्यू, ये वेक्टर पी हो गया, और वेक्टर क्यू किधर है 4j कैप, तो 4j कैप मतलब किधर चले जाएंगे ऊपर की तरफ ऐसे। दिस इज वेक्टर क्यू विच इज 4j कैप। ठीक है, Yes, sir. अब यहां से यहां तक अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ कर दें तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, यही वेक्टर ही कहलाएगा पी वेक्टर Yes. क्यू वेक्टर। ठीक है, और क्योंकि ये दोनों ये एक्स डायरेक्शन में है और ये वाई डायरेक्शन में, देखो ये लेंथ कितना है 3, पी का मैग्नीट्यूड कितना, ये लेंथ कितना 3, और ये लेंथ कितना ये 4। 4. 3 है ये 4 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ हो जाएगा। ठीक है, इसको लेंथ को L मान लेते हैं, तो L स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। दिस Yes, इज sir. टू 16 प्लस 9 दैट इज 25। सो L स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो L हो जाएगा √25 एंड दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब ये वाला लेंथ Yes, sir. दिस इज इक्वल टू 5, और इस लेंथ को क्या बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं, ठीक है, लेंथ L इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला लेंथ होगा, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला लेंथ होगा, वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला लेंथ होगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 5 मीटर या 5 यूनिट। समझ में आया क्या? अगर मीटर में है Yes, sir. तो हो जाएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हो जाएगा। सही? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देख लो, किसी को डाउट है तो बता दो रे। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ टू, देखो 1 डायमेंशनल में तो कोई तकलीफ नहीं होता है, 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलो देखो अगला कहानी। ठीक है, अगला कहानी ये होता है कि इसी तरह से, ठीक है, जैसे हमने लिखा, ये क्लियर हो गया ना तुमको? जैसे मान लो एक वेक्टर p लिखते हैं, फिर से हम एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो लिखे 2i क्या माइनस 2j क्या। ठीक है, अब तुमसे पूछे कि भाई बताओ p का मैग्नीट्यूड क्या हो, तो पहले क्या करोगे,
ठीक है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड क्या होगा, हम 2 + 2 4 तो नहीं बोल सकते, ठीक है, तो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको लिखेंगे 2i कैप प्लस -2j कैप, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा, ये हम इसको बना लेते हैं। पहला वेक्टर क्या है 2i कैप, तो यहाँ से ऐसे चले जाएंगे 2i कैप। फिर दूसरा वेक्टर क्या है -2j कैप, तो यहाँ से नीचे चले जाएंगे -2j कैप, और यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर p। मतलब p वेक्टर को जब हमें दिखाना होगा ना, तो p वेक्टर को हम सीधा ऐसा दिखा सकते हैं, ये हमारा होगा वेक्टर p। समझ में आया क्या, ये वेक्टर p हो, ठीक है। अब इस p का मॉड, व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर p, तो p का मॉड मतलब ये वाला लेंथ। तो देखो इसका लेंथ निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, ये 2 यूनिट है और ये भी 2 यूनिट है, तो ये p का लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, √2² + 2², ये हो जाएगा √8। और समझ में आया, सो p का मॉड हो जाएगा 2√2। देखो तो, सो मॉड ऑफ p इज 2√2। इज इट क्लियर, संभवी, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, आगे किसी को जिसको दिक्कत है बता देना, किसी को दिक्कत है तो बता देना रे, ठीक है। हाँ सर। चलो अगले स्टेप पे आते हैं। अब देखो, अब एक चीज और अपन नया अभी सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, समझ गए यहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या होता है कि ये p का मैग्नीट्यूड हो गया। अब तुमसे बोले p का डायरेक्शन क्या होगा, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ p। तो हमें पता है वेक्टर p दो चीजों से बना है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, ठीक है। सो वेक्टर p इज इक्वल टू व्हाट इज मॉड p, मॉड p हमारा कितना है 2√2 इंटू p कैप, सही है। सो p कैप इज इक्वल टू वेक्टर p डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर p, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू वेक्टर p का मतलब क्या हुआ 2i कैप - 2j कैप, और मॉड p कितना है 2√2, तो यहाँ लिख देते हैं 2√2। ये 2 कट जाता है, सो वेक्टर ये p कैप क्या हो जाएगा i कैप -j कैप बाय √2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 i कैप -1/√2 j कैप। ये हो गया हमारा p कैप, समझ में आया। जैसे हमने लिखा था वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप, तो हम लोग लिखे ना मॉड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2 एंड a कैप इज इक्वल टू i कैप लिखे थे, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल था, ठीक है। अगर 2 डायमेंशनल है तो मैग्नीट्यूड ये हुआ और p कैप ये हुआ, समझ में आया, ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ते, देखो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। कि मान लो इफ, क्वेश्चन एक और लेते हैं कि इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, देन व्हाट इज मॉड ऑफ वेक्टर a, तुम लोग बताओ, एंड व्हाट इज a कैप। फाइंड वेक्टर a एंड a कैप, ये दोनों लिखना। तो मॉड ऑफ वेक्टर a और a कैप कैसे लिखेंगे, ये दो क्वेश्चन बनता है। इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो ये बताना है, और डायरेक्शन पूछा तो ये बताता, ठीक है, ये बताना, ठीक है। तो कैसे लिखना है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो ड्रॉ करेंगे इस वेक्टर को, ठीक है। पहला कंपोनेंट है इसका 3i कैप, ये 3i कैप और प्लस 4j कैप, तो 3i कैप इधर हो जाएगा 3i कैप, और 4j कैप किधर ऊपर, दिस इज 4j कैप, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये स्ट्रेट बना नहीं, 90 डिग्री है। अब यहां से इस वेक्टर को जब हम यहाँ ज्वाइन कर देंगे तो ये कहलाएगा वेक्टर, ठीक है। ये लेंथ कितना है 3, ये लेंथ कितना है 4, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये 3 है सर 5 हो जाएगा, है ना, तो ये 5 हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5, ठीक है। अब हमें पता है वेक्टर a इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a इनटू, है ना, ये हमें पता है वेक्टर a इज इक्वल टू दिस।
तो वेक्टर ए मॉड इसका कितना है 5, देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज 5 इंटू, सही है, ए कैप और ए कैप और a cap is equal to वेक्टर a डिवाइडेड बाय 5। वेक्टर a का मतलब क्या है 3i cap, दिस इज 3i cap प्लस 5j cap डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 3/5i cap प्लस 5, सॉरी ये 4 था ना, ये था 3i cap प्लस 4j cap प्लस 4/5j cap, ठीक है। सो यहां से हम बोलेंगे कि a कैप जो हो जाएगा डेट इज 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये क्लियर है कि दिक्कत है? नहीं नहीं सर, एकदम क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। देखो अब इसके बाद क्या होता है, ये तो क्लियर है यहाँ तक कि a कैप कैसे लिखना। अब इसमें ये होता है कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो 3/5 है इसको देखो, इस ट्राइंगल को एक बार फिर से यहाँ देखो, ठीक है। तो ये हमारा कितना लेंथ है 3, ये 3 है, इधर कितना लेंथ है, ये है 4, ये 4 है, और ये लेंथ कितना है 5 है ना। ये ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस था, ऐसे था ना। ये वाला ट्रायंगल को हमने यहाँ पे अलग से बनाया, सिर्फ लेंथ देके। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो कि ये वाला एंगल को अगर अल्फा बोले तो कॉस अल्फा क्या होगा इस ट्रायंगल में, कॉस अल्फा इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, समझ में आया? इस राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा बेस बाय ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है ना। सो कॉस अल्फा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। हाँ सर। अब लग नहीं रहा तो लोग को समझ में आ रहा है यार, जिया समझ में नहीं नहीं सर, आ रहा है, समझ में आ रहा है। आ रहा है, चलो ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा, थक गया लगता है। तो ये जो हो जाएगा है ना, cos अल्फा इज 3/5 बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम सही, तो ये जो 3/5 है यहाँ पर और ये जो 3/5 है, ये देखो सेम चीज है। तो ये जो 3/5 होता है एक्चुअली ये cos अल्फा का वैल्यू होता है, ये एंगल होता है अल्फा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या बताता है, यूनिट वेक्टर एक्चुअली में डायरेक्शन बताता है। तो डायरेक्शन कैसे बताएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एंगल बताता है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल और ऐसे बना लें, एक लाइन और ऐसे वाई एक्सिस से बना लें, तो ये अल्फा और ये हम मान लेते हैं बीटा, ये एंगल भी 90 डिग्री। ये लेंथ कितना है 4, ये कितना है 3। अब ऊपर वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो, ठीक है। इसमें अगर बोले cos बीटा तो इसमें cos बीटा क्या हो जाएगा 4/5, सो दिस इज 4/5। और ये जो एंगल होता है ये cos बीटा का वैल्यू बताता है, समझ में आया? तो ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा बताता है। मतलब ए कैप जो होता है, ए कैप एक यूनिट वेक्टर होता है, ये लेंथ नहीं बताता, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में वेक्टर है। तो डायरेक्शन कैसे बताएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से एंगल बताएगा। आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, वो cos अल्फा होता है और अल्फा क्या होता है एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो जे कैप का कोफिशिएंट होता है वो cos बीटा बताता है और बीटा क्या होता है एंगल विथ पॉजिटिव वाई एक्सिस। इज इट क्लियर? ये बात समझ में यस सर। ठीक है। ये cos अल्फा और cos बीटा को हम लोग, ठीक है, कई बार दिस cos अल्फा, अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, दिस cos अल्फा एंड cos बीटा आर ऑल्सो
कॉल्ड डायरेक्शनल कोसाइन, COSINE, समझ में आया? ठीक है। कॉस अल्फा हाँ सर। कई बार L लिख देते हैं, कॉस बीटा को कई बार M लिख देते हैं, समझ में आया? दिस कॉस अल्फा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई L, कॉस बीटा इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई M, ठीक है। और कॉस अल्फा और कॉस बीटा को डायरेक्शनल कोसाइन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा और एलिबोरेट करेंगे, बट आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत इंफॉर्मेशन हो गया, इसको हम थोड़ा सा डायरेक्शन कोसाइन कल पढ़ाएंगे। देखो दो चीज आज हम लोग मेनली सीखे कि वेक्टर ए 3i कैप प्लस 4j कैप या 3i कैप माइनस 4j कैप है तो दिखाना कैसे, ठीक है। टू डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो थोड़ा हमको बता दो, बाकी अब अपन परसों पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अब ज्यादा भारी हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। हाँ सर ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? किसी को इसमें डाउट हो तो बता दो। चलो फिर अब परसों पढ़ते हैं, परसों, ठीक है। ठीक है सर। और वो ट्रिग्नोमेट्री वाले सीट में जो डाउट है वही बता देना रे, चलो अगले दिन अब डाउट बता देंगे, आज हो गया काफी, है ना।